अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द जापानीज लैंग्वेज कोर्स फर्स्ट क्लास। ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। और सबसे पहले हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर करना है, और फिर उसके बाद जो एक्चुअल क्लास है उसे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये हमारी बिल्कुल पहली क्लास होने वाली है। बिल्कुल जीरो से हम जापानीज लैंग्वेज को लेकर चलेंगे, यानी इससे पहले कोई भी आपको एज सच प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जापानीज़ की जितनी भी बेसिक्स हैं, साथ में जो भी उसके राइटिंग स्टाइल्स हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसके अल्फाज की अदायगी, ये सारा इंशाल्लाह हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले जापानीज के जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके अल्फाज की अदायगी है, क्योंकि ये हो सकता है आपको पहले भी इसका आइडिया हो, और जिन लोगों को नहीं आइडिया उनके लिए मैं बता भी देता हूँ कि जो जापानीज की प्रोनाउंसिएशन है ना, वो काफ़ी आसान होती है। वो इंग्लिश के मुकाबले में बहुत ही आसान होती है। तो इंग्लिश में आप देखते हैं काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं कि 12 12 13 13 साल पढ़ने के बाद भी उनका जो एक्सेंट है वो नेटिव्स वाला नहीं बन पाता। आप जापानीज में देखेंगे कि पहली क्लास अगर ये वाली आप अटेंटिवली सुनते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब तक हमारी ये पहली क्लास खत्म होती है, तब तक आपको जापानीज के जितने भी प्रोनाउंसिएशन के रूल्स हैं वो सारे इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से आ जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है। अगर अभी किसी के पास कॉपी पेंसिल नहीं है, तो मैं आपको लाजमी यही सजेस्ट करूंगा कि अपने पास कॉपी पेंसिल लाजमी रखें, क्योंकि आज की क्लास में हमने जापानीज के जो पहले 5 लेटर्स होने वाले हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं। पहले 5 लेटर्स हीरा गाना के, वो भी हमने कंप्लीट करने हैं। हीरा गाना होती क्या है, साथ में काता काना और कांजी, ये होती क्या है, ये भी सारी चीजें इंशाल्लाह आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, मैंने आपके सामने खोली हुई है जापानीज फ्रॉम जीरो बुक 1। ये पहली बुक होने वाली है जो कोर्स में हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपनी जो पहला हमारे जापानीज के हरूफ होने वाले हैं, अल्फाबेट होने वाले हैं, जिन्हें हिरागाना कहा जाता है, उन्हें लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे इसे। साथ में ग्रामर, ग्रामर क्या होती है, जैसे आपका पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस, ये सारी चीजें आपकी ग्रामर में आ जाती हैं। साथ में जो आपने जुमले बनाने हैं, तो ये सारी चीजें आपकी ग्रामर में आएंगी। ग्रामर अगर आपको नहीं आती, तो आप ना तो खुद से जुमले बना सकते हैं, ना ही दूसरों के जुमलों को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो हमारी ये बुक होने वाली है इसे। सबसे पहले हम करेंगे थोड़ी सी बेसिक इसकी जापानीज के रूल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि जैसे आप सबको पता है कि इंग्लिश में हमारे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का हिसाब होता है। अगर आपका जुमला स्टार्ट हो रहा होता है, वहां पर आप अपने लेटर को कैपिटल रखते हैं। जैसे वहां पर अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके सेंटेंस के शुरू में आपका एक लेटर आ रहा है ए, तो वहां पर आप उसे कैपिटल कर लेते हैं। अगर वही ए आपका जुमले के बीच में आ रहा है कहीं, तो वहां पर वो आपका ए स्मॉल हो जाएगा। उर्दू में ऐसा नहीं होता, ना ही अरबी में ऐसा होता है। और यही हिसाब आपका जापानीज में भी होगा। जापानीज में भी कहीं पर भी अगर आपका कोई लेटर है, फॉर एग्जांपल आ, यहाँ पर उन्होंने आपके सामने एग्जांपल दी हुई है कि आपके सामने जो आ का लेटर है, जिस मर्जी जगह पे चले जाएं ये ऐसा ही रहेगा। तो मैं कहूंगा ये आपके लिए काफी आसानी हो जाती है कि आपको, जैसे आपको पता है इंग्लिश में आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों याद करने पड़ते हैं लेटर्स के। आपको याद करना पड़ता है कि कैपिटल जी में कैसे लिखूंगा, स्मॉल जी में कैसे लिखूंगा, कैपिटल बी कैसा लिखा जाएगा, स्मॉल बी किस तरह लिखा जाएगा, कैपिटल एफ किस तरह लिखा जाएगा, स्मॉल एफ किस तरह लिखा जाएगा। जबकि जापानीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जापानीज में बस आपने एक ही लेटर याद रखना है और वो वैसा ही लिखा जाएगा ऑल ओवर योर कोर्स। तो ये जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला जो है इसका रूल होने वाला है वो यही है। अपनी कॉपीज पे बेशक इसे आप लिख लें कि जापानीज में अपर केस और लोअर केस, यानी कैपिटल और स्मॉल का हिसाब कोई नहीं होता। मैं आपको ये बता रहा था कि इंग्लिश में आपको डबल डबल याद करना पड़ता है। कोई भी याद करना पड़ता है कि जी कैपिटल किस तरह लिखते हैं, स्मॉल किस तरह लिखते हैं, एफ कैपिटल किस तरह लिखते हैं, स्मॉल किस तरह लिखते हैं। जबकि जापानीज में ऐसा कोई नहीं है। जापानीज में अगर आपका कोई लेटर है, फॉर एग्जाम्पल जापानीज का चौथा लेटर है ए, वो आपका हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, कभी भी ये आपका चेंज नहीं होगा। तो ये जापानीज में आपके लिए बहुत मैं कहूँगा आसानी होगी। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या, वैसे काफ़ी रेयरली ऐसे मुझे कहा जाता है कि जापानीज़ जो है ना, वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं कि जापानीज़ पता नहीं हमसे पढ़ी जाएगी भी या नहीं, पता नहीं मुश्किल हो या ना हो। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप क्लासेस रेगुलरली लेते हैं, इंशाल्लाह पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ये जापानीज़ समझ आए, क्योंकि इतनी ये बेसिक लैंग्वेज है। मैं कहूँगा इसके जो रूल्स हैं, इसके ग्रामर के रूल्स में देखा है लोग इसे डिस्कस करते नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उर्दू से मिलते जुलते हैं। देखें, उर्दू तो यहाँ पर सबको ही आती है। अगर आपको उर्दू आती है तो मैं कहूंगा जापानीज आपको समझने में बहुत इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। ये आपको खुद इंशाल्लाह आइडिया होगा जब हम इसके तीसरे या चौथे लेसन पे पहुंचेंगे। चलें दूसरे इसके पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे आपको पता है, अगर हम किसी से इंग्लिश में अगर सवाल कर रहे होते हैं, सवाल अगर लिखा होता है, तो जुमले के एंड में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक सवालिया निशान आ जाता है। उर्दू में भी यही होता है। सवालिया निशान अपने जुमले के एंड में आप डाल लेते हैं, ये बताने के लिए कि यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ पर आप जवाब नहीं दे रहे। जापानीज में ऐसा नहीं होता। जापानीज में आपका सवालिया निशान यूजुअली इस्तेमाल ही नहीं होता। जापानीज में इसके बजाय वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं दो लेटर्स, और वो हैं का।
जो भी उनका जुमला, जो भी उन्होंने अपना क्वेश्चन पूछना होता है ना, सवाल पूछना होता है, वो उसके एंड में का लगा देते हैं। तो यही चीज अपने पास आप लाजमी लिखें कि जापानीज में आपके क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान इस्तेमाल नहीं किए जाते, ये जो लेटर है का, ये इस्तेमाल किया जाता है। अभी बस आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है, जापानीज में सवालिया निशान का इतना ज्यादा काम नहीं होता, ये इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इंशाल्लाह जब हमारे जुमले आएंगे, जुमले हमारे इंशाल्लाह जो हमारी पहली, जो हमारा लेसन नंबर 1 होने वाला है, यानी इंशाल्लाह जो हमारी कल की क्लास होने वाली है, उससे इंशाल्लाह हम ये स्टार्ट कर लेंगे कि जुमले जापानीज में किस तरह बनाए जाते हैं। चलिए, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले है सर नान देश कोनिचिवा। का। नान देश का, इसका क्या मतलब है? ऐसा कोशिश करें कि क्लास के बीच में मुझे आप जो है इंटरप्ट ना करें। कोई भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप अपना उसमें लिख सकते हैं अपनी चैट बॉक्स में, कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है नान देश का। नान देश का यहाँ पर कोई भी इन्होंने कोई सवालिया निशान वगैरह इन्होंने नहीं डाला हुआ। मुझे किस तरह पता चला ये सवाल है? क्योंकि इन्होंने जुमले के एंड में लगा लिया है का। इससे मैं समझ गया हूँ कि ये मेरा जुमला एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सवाल है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? नान देश का व्हाट इज इट। चलिए, अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल हमारा हमारा ये होने वाला है कि जापानीज में जब आपका जुमला खत्म होता है तब आप क्या करते हैं। इंग्लिश में आप यूजुअली ये करते हैं, इंग्लिश में जब आपका जुमला खत्म होता है ना, आप उसके एंड में एक फुल स्टॉप लगा लेते हैं। फुल स्टॉप से दूसरे बंदे को समझ आ जाता है यहाँ पर आपका जुमला खत्म हो गया है। उर्दू में आप क्या करते हैं? उर्दू में आप एक डैश लगा लेते हैं उसके आगे, जब भी आपका जुमला खत्म होता है। जापानीज में आप क्या करते हैं? जापानीज में आप एक सर्कल लगा लेते हैं जब आपका जुमला खत्म होता है, बिल्कुल छोटा सा सर्कल होता है। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप पीरियड कह सकते हैं, इस सर्कल को आप पीरियड कह सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है, खोरेवा होंदेस। यहाँ पर मेरा जुमला खत्म हो रहा है, तो इसीलिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पर ये वाला सर्कल लगा दिया, पीरियड लगा लिया, ये बताने के लिए कि जुमला उनका यहाँ पे खत्म हो गया है। तो ये चीज अब आपने अपनी कॉपी पे लिख लेनी है अपने पास, और ये याद भी कर लेनी है, जापानीज में जब भी आपका जुमला खत्म होगा, आपने एंड में लगा लेना है ये वाला सर्कल। इसे आप क्या बोलेंगे? इसका नाम भी बेशक अपने पास आप लिख लें, इसे आप पीरियड कह सकते हैं। जापानीज में इसे क्या कहते हैं? इसे मारू कहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके इसे हम कवर भी करेंगे। चलिए, तो ये नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो प्री लेसन्स के बारे में बता रहे हैं, ऑथर्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस बारे में तो वो बेशक ये पढ़ लें, लेकिन ये हमारे कोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये जो है जॉर्ज टॉम्बले, यूकारी ताकेनाका, ये कौन है। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बेशक वो ये पढ़ लें, लेकिन हम जो है आगे मूव ऑन करेंगे जो इससे रिलेटिव, जो इससे हमारे कोर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी तरफ। अच्छा, और एक और बात ये है, इस बुक का मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी आपको बता देता हूँ, ये बुक ऐसी नहीं है कि कहीं से आपने ये खरीदनी है, कहीं से ऑर्डर करनी है, कहीं से इसका प्रिंट निकलवाना है। ये बुक एज अ पार्ट ऑफ द कोर्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके साथ शेयर होगी। जिनके साथ अभी तक ये बुक शेयर नहीं हुई, मैंने काफी ज्यादा के साथ सुबह ही शेयर कर दी थी, अगर अभी तक आपके साथ ये बुक शेयर नहीं हुई तो क्लास के बाद मुझे मैसेज कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उन सबके साथ ये बुक शेयर हो ही चुकी है। और ये जो बुक है, इसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने होमवर्क एक्टिविटीज वगैरह करने के लिए। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। जापानीज के जो 3 लिखने के तरीके हैं, जरा इस बात को समझिएगा। जापानीज एक सेंस में उर्दू और इंग्लिश से काफी डिफरेंट है। वो ये है कि उर्दू में हमारे होते हैं इस्तेमाल सिर्फ हरूफ, इंग्लिश में हमारे सिर्फ इस्तेमाल होते हैं अल्फाबेट, यानी ABCDEFG, इंग्लिश में हमारे ये इस्तेमाल होते हैं। तो जापानीज में क्या होता है? जापानीज में आप समझे कि आपके 3 अलग अलग तरह के हरूफ हैं, 3 अलग अलग तरह के आपके अल्फाबेट हैं। सबसे पहले उन अल्फाबेट्स का जरा नाम देखते हैं, उन राइटिंग स्टाइल्स का नाम देखते हैं, और इनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, इनका नाम जो है प्रोनाउंस किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले आपका हीरागाना। हीरागाना इसे कहते हैं, हीरागाना, हीरागाना। अच्छा, नेक्स्ट है खाताकाना, खाता खाना, खाता खाना। नेक्स्ट है खांजी। ये आपके 3 अलग अलग लिखने के तरीके हैं जापानीज के, हीरागाना, खाताकाना और कांजी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 3 अलग अलग लिखने के तरीके हैं क्यों, जबकि उर्दू और इंग्लिश में तो हमारा काम चल रहा है एक ही तरीके से, तो जापानीज में 3 क्यों है? तो वजह इसकी ये है, उर्दू में आप सबको ये पता है कि उर्दू में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो उर्दू जुबान के अपने होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो उर्दू जुबान से हट के होते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को इसका पता भी हो, आप में से काफी ज्यादा ऐसे भी हैं जो जीरो से स्टार्ट करें, तो मुझे सारों को साथ लेकर चलना है, इसीलिए मैं इसे पॉइंट को जरा डिटेल में जरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो उर्दू में कुछ आपके अल्फाज ऐसे होते हैं जो उर्दू जुबान के अपने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो उर्दू जुबान के अपने नहीं होते, जो दूसरी जुबानों से बोरो किए गए होते हैं। जैसे कुछ हमारे अल्फाज होते हैं जैसे घर, बिल्ली, गाड़ी, कमरा, ये सारे अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू जुबान के अपने हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उर्दू जुबान के नहीं होते, जैसे हम लोगों के नाम हो गए, जैसे मूसा हो गया, मोहम्मद हो गया, दाऊद, अली, सुलेमान, ये सारे ऐसे नाम हैं जो अरबी जुबान से लिए गए हैं। तो इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से बोरो किए गए होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, स्कूल, हॉस्पिटल एंड सो ऑन। तो इन अल्फाज को उर्दू में क्या किया जाता है? उर्दू में उन्हें उन्हीं हरूफ से हम लिख रहे होते हैं, लेकिन जापानीज में ये नहीं होता। ये चीज जरा ध्यान में रखिएगा, जापानीज में ये नहीं होता कि जो अल्फाज जापानीज जुबान के अपने हैं
जो अल्फाज जापानीज जुबान के अपने हैं, जैसे मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। घर को हम जापानीज में बोलते हैं ये, गाड़ी को बोलते हैं जापानीज में खुरुमा, बिल्ली को बोलते हैं जापानीज में नेको, अपने आप को बोलते हैं जापानीज में वाताशी। तो ये तो सारे अल्फाज ऐसे हैं जो जापानीज जुबान के अपने हैं। तो वो किस में लिखे जाएंगे? वो लिखे जाएंगे हिरागाना में। जापानीज लोगों के जो अपने नाम होते हैं, जैसे ताना का नाम हो गया योशिदा, योशियो, साकुरा, ये सारे ऐसे नाम हैं जो जापानीज लोगों के अपने होते हैं। तो वो भी लिखे जाएंगे हिरागाना में, क्योंकि वो जापानीज जुबान के ही अल्फाज होते हैं। तो जो अल्फाज ऐसे होते हैं जो जापानीज जुबान के नहीं होते, जैसे हम लोगों के नाम हो गए, मूसा हो गया, ये जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दी थी वो हो गई। तो अगर कोई वेस्टर्न नेम्स हो गए, ठीक है, वायलेट हो गया, केटलिन हो गया, ये सारे नाम हो गए। तो अगर कोई आपका ऐसा वर्ड हो गया जो इंग्लिश, जो जापानीज जुबान का नहीं है, जैसा कि आपका वर्ड हो गया कंप्यूटर, को हम जापानीज से बोलते हैं कंप्यूटा, मैकडोनल्ड्स को हम जापानी से बोलते हैं मकडोनाल्डो, एयर कंडीशनर को बोलते हैं एयरकॉन। तो ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो जापानी जुबान के नहीं है, वो इंग्लिश की जुबान से बोरो किए गए होते हैं। तो ये अल्फाज आपके सारे किस में लिखे जाएंगे? ये हिरागाना में नहीं लिखे जाएंगे, ये लिखे जाएंगे काताकाना में। तो ये एक बहुत बड़ा रूल हो गया है कि काताकाना आपके उन अल्फाज को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो जापानी जुबान के अपने नहीं होते। और इसका सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो ये है कि जो आपके कंपनी के नाम होते हैं, ब्रांड्स के नाम होते हैं, वो भी सारे काताकाना में लिखे जाएंगे, चाहे वो जापानी जुबान के अपने अल्फाज ही क्यों ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमेशा मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका वर्ड है, फॉर एग्जांपल सुजुकी, सुजुकी आपका एक ऐसा वर्ड है, वो गाड़ी की कंपनी को भी कहा जाता है, और साथ में वो जो है लोगों का नाम भी होता है। जापानीज में आप सुनेंगे सुजुकी सान, मिस्टर सुजुकी लोगों का नाम होता है। तो होता ही है कि ताकि पता चल जाए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी नो खुरुमा, सुजुकी की गाड़ी, तो मैं मिस्टर सुजुकी की गाड़ी की बात कर रहा हूँ या फिर सुजुकी कंपनी की गाड़ी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें पता इस तरह चलेगा कि अगर आपका सुजुकी लिखा हुआ है काताकाना में, यानी इस तरह अगर आपका सुजुकी लिखा हुआ है, ये काताकाना में मैंने आपके सामने सुजुकी लिखा है, तो इससे मैं समझ जाऊंगा ये मेरी गाड़ी की कंपनी की बात हो रही है। लेकिन अगर ये काताकाना में ना लिखा हो, ये हीराकाना में लिखा हो, तो मैं समझ जाऊंगा यहां पर गाड़ी की कंपनी की बात नहीं हो रही, यहां पर सुजुकी नामी शख्स की गाड़ी की बात हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा आपको ये कंफ्यूजन से बचाएगा। अगर आपका नाम जो है हिरागाना में लिखा हुआ है, आप आराम से कह सकते हैं कि ये इंसान है, इंसान का नाम सुजुकी है। लेकिन अगर आपका काताकाना में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वहां पर कंपनी की बात हो रही है। तो ये दो नहायत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हो गए हैं हिरागाना और काताकाना के। काताकाना इस्तेमाल की जाती है जो जापानीज जुबान से हट के अल्फाज होते हैं उन्हें लिखने के लिए, और साथ में जो ब्रांड नेम्स होते हैं, कंपनीज के नाम होते हैं, उनको लिखने के लिए काताकाना इस्तेमाल की जाती है। अब कांजी क्या होती है, जल्दी जल्दी से इसे भी जरा गो थ्रू करते हैं। वैसे ये है तो ऐसी चीज है, बहुत एडवांस चीज है, काफी आगे जाके हम इसे करेंगे। शुरू शुरू में आप देखेंगे इसका कोई दूर दूर से आपको इसका नामो निशान नहीं मिलेगा, लेकिन कांजी जो है थोड़ा सा मैं उसका आपको गो थ्रू कर देता हूँ कि ये है क्या चीज। असल में ये चाइनीज लेटर्स होते हैं, चाइनीज जुबान के लेटर्स को जापानीज लोगों ने अपनी जुबान में बोरो किया हुआ है, और उन्हें वो बोलते हैं कांजी। होता क्या है कि आप जो है ना चीज की, आप बजाय से कि उसकी पूरी आप स्पेलिंग्स देखें, बजाय से कि मैं पूरा लिखूं TREE ट्री, मैंने दरख्त की बात करनी है, तो बजाय इसके कि मैं दरख्त लिखूं, मैं दरख्त की शेप बना लेता हूं, मैं उसका सिंबल बना लेता हूं। मैंने बात करनी है कि मैंने जंगल की बात करनी है, बजाय इसके कि मैं जंगल को लिखूं JUNGLE, मैं जंगल की शेप बना लेता हूं। मैं उसे लिखता हूं, एक मैं ऊपर दरख्त बना लेता हूं, एक मैं नीचे दरख्त बना, यानी ज्यादा सारे मैं दरख्त बना लेता हूं। ज्यादा सारे दरख्त कहाँ पे होते हैं? जंगल में होते हैं। तो इससे जो है आप ये बात समझें कि कांजी में ऐसा नहीं होता कि आप अल्फाज की जो है स्पेलिंग्स आप लिख रहे हैं, आपने पूरी उसकी शेप बना दी है। मैंने बात करनी है रेस्ट करने की, यानी सस्ताने की, आराम करने की मैंने बात करनी है। तो मैं बजाय इसके कि मैं लिखूं रेस्टिंग RESTING, मैं क्या करता हूं, मैं एक इंसान की शेप बनाता हूं। इंसान की शेप इस तरह की होती है जापानीज में। तो उसके साथ मैं एक दरख्त बना लेता हूं। तो यहां पर शो क्या हो रहा है, एक दरख्त है, दरख्त के साथ इंसान अपनी कमर लगा के क्या कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो आराम कर रहा है। तो ये होती है आपकी कांजी। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जिस तरह हमने कांजी को करना है ना, मैंने देखा है ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर मैंने देखा हो कि कांजी को इस तरीके से किया जाता है। उसके इंडिविजुअल एक एक शेप को लेकर आपको बताया जाता है कि ये इंसान है, ये दरख्त है, ये इंसान अपनी कमर दरख्त के साथ लगा के ये रेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने कांजी करनी है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे, और इससे आपकी जापानीज कितनी आसान हो जाती है उसके जुमलों को समझना, और कितनी स्पीड आपकी तेज हो जाती है। चले, ये हो गए आपके जापानीज के 3 लिखने के तरीके, इन्हें लाजमी अपने पास लिख लीजिएगा। हिरागाना, काताकाना और कांजी। सबसे पहले हमने हिरागाना पे ही फोकस करना है, काताकाना और कांजी काफी आगे जाके हमारी आती हैं। चले आगे मूव ऑन करते हैं। हमारी जो जापानीज की प्रोनाउंसिएशन होने वाली है, इसकी जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन के रूल्स है ना, जैसे A I U A O हो गया, साथ में
जो है का, शी, त्सु, ने, पो, ये जो पहले वाले लेटर्स हैं, ये तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले सुने हुए हो, लेकिन इसके आगे जो हमारे रूल्स हैं, दो रूल्स ऐसे रह गए हैं जो करने के बाद हमारी जापानीज की प्रोनाउंसिएशन, यानी जो जापानीज की जो अदायगी है, वो हमारी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। तो ये सारी इंशाल्लाह आज की क्लास में ही हमने करनी है। तो ये मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा क्लास एंड तक आप ज्वाइन करें, क्योंकि हीरागाना भी हमने क्लास के एंड में करनी है। हीरागाना अगर आपकी मिस होगी तो ऑब्वियसली आगे जाकर आपको रीडिंग में इश्यूज आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यही चीज मैं बताऊंगा कि रोमा जी क्या होती है। आप सबको पता है कि अगर हम यूजुअली उर्दू में बात कर रहे होते हैं ना किसी से, जैसे व्हाट्सएप पे भी बात कर रहे होते हैं, अगर मैंने किसी को कहना है कि उर्दू में मैं किसी को कह रहा हूँ कि मैं घर आ गया हूँ, तो मैं ये नहीं करूंगा मैं अपना उर्दू कीबोर्ड निकालूंगा, मैं उससे इंग्लिश में ही मैं इस तरह करके लिख लूंगा, मैं घर आ गया हूँ। इस तरह जो है यूजुअली हम बातें करते हैं व्हाट्सएप पे, उर्दू में अगर कर रहे हो तो अगर मैं यही जापानीज में करूँ, जापानीज में मैं क्या करूँ कि अगर मैंने कोई लफ्ज लिखना है, जैसा कि मैंने लिखना है वाताशी, तो मैं वाताशी को अगर मैंने इस तरह लिखा ना, तो ऑब्वियसली आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, हमें ये बिल्कुल पढ़ना नहीं आता कि ये जापानीज के जो हीरागाना के लेटर्स हैं इन्हें किस तरह पढ़ा जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आपके सामने इसकी रोमा जी लिखी होगी, रोमन लिखी होगी, ताकि आप सबको पढ़ने में आसानी हो जाए कि इसको किस तरह पढ़ेंगे, यानी डे वन से ही हमारी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा हमें इसमें कि आपको इन सारों का रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। आपको जो है सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर जो है, अल्फाज को याद करना, साथ में उसके सेंटेंसेस जो है वो आपको डे वन से ही जो है पढ़ना हम स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको बोलते क्या है, इसको जो है जापानीज के जुमलों को जो है इंग्लिश में करके बताना है, इसको वैसे हम रोमन कहते हैं इंग्लिश में, और इसे जापानीज में आप कह सकते हैं रोमा जी। कंप्यूटर इज नॉट कॉल्ड कंप्यूटर, इज कॉल्ड पासोकोन। कंप्यूटर को हम जापानीज में कंप्यूटर ही बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट करके जापानीज में पासोकोन बोला जाता है। पासो फ्रॉम पासोनर, कॉन फ्रॉम कंप्यूटर। ये आगे जाके हमारा ये इसी कोर्स के अंदर आने ही वाला है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। मैंने आपको बता दिया ये रोमा जी होती क्या है, अब इसके आगे हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो होने वाली है जापानीज की प्रोनाउंसिएशन। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो जापानीज की मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन को जो चीज आसान बनाती है ना, वो ये है कि इसकी जो मेन साउंड्स हैं वो सिर्फ पांच हैं। ये पांच साउंड्स आपको आ जाए, मैं कहता हूँ जापानीज की प्रोनाउंसिएशन आपके लिए तकरीबन आधी से ज्यादा वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। और वो साउंड्स क्या हैं? आ, ई, उ, ए, ओ। जरा इन्हें गौर से सुनिएगा, आ, ई, उ, ए, ओ। काफी सिंपल सी साउंड्स है, ये इंग्लिश के लेटर्स नहीं है, ए, आई, यू, ई, ओ, ये असल में जापानीज के लेटर्स हैं। जापानीज के लेटर्स का उन्होंने रोमन वर्जन आपके सामने लिखा हुआ है, रोमा जी आपके सामने उन्होंने लिखी हुई है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले रोमन लेटर आ को देखते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, आ की आवाज काफी सिंपल सी है, जैसे फादर के अंदर आ की आवाज आ रही है। एग्जाम्पल के मैंने हमारी लाल रंग को हम जापानीज में बोलते हैं आकाई। आकाई लाल रंग को कहा जाता है। कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसे, यहाँ पर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ आप उसे गौर से सुने और मेरे साथ साथ आप भी इसे प्रोनाउंस करते रहें, ताकि आपकी भी प्रोनाउंसिएशन, अल्फाज की अदायगी आपकी डे वन से स्टार्ट हो जाए। देखिए पहले हम प्रोनाउंसिएशन इसीलिए कर रहे हैं, मैं पहले भी यही बात करता हूँ, ये जो है मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने खुद जो है काफ़ी जगहों पे देखा है, जिस इंस्टीट्यूट से मैं खुद पढ़ा हूँ मैंने खुद वहाँ पे देखा है कि लोग N5 N4 कर तो लेते हैं, लेकिन उनके जाके अगर आप उनसे जापानीज में बात करते हैं ना, बिलीव मी, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये नहीं पता चलता कि वो पंजाबी में बात कर रहे हैं या जापानीज में बात कर रहे हैं। उनका एक्सेंट इतना ज़्यादा जो है मैं कहूँगा कि नेटिव के मुकाबले में मैं कहूँगा बिल्कुल जीरो होता है। तो ताकि ऐसा आप सबके साथ ना हो, इसीलिए डे वन से मैंने कहा कि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर फोकस करते हैं। ये बुक में भी इन्होंने डे वन से प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही फोकस किया है, क्योंकि यही आपका फंडामेंटल चीज़ है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, आगे आप बातचीत क्या करेंगे दूसरे बंदे को अगर आपकी बात ही ना समझ आए। चलिए नेक्स्ट लेटर है ई। ये काफी सिंपल सा लेटर है, जैसे SEE के अंदर ई की आवाज आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही आपने इसे पढ़ना है। एग्जाम्पल के मैंने जिंदगी को हम जापानीज में बोलते हैं इनोची। इनोची, इनोची। नेक्स्ट है ऊ। ZOO जू के अंदर जो ऊ की आवाज आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही आपने इसे प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल के मैंने हमारी घोड़े को जापानीज में बोला जाता है उमा। उमा। नेक्स्ट है ए। इसे आपने ए पढ़ना है, ये इंग्लिश का ई नहीं है, ये जापानीज का ए है। एग्जाम्पल गिवन है मर्द को जो है, सॉरी मैन को, मैन के अंदर जो ए की आवाज आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही आपने इसे प्रोनाउंस करना है। श्रिम्प एक सी क्रीचर होता है, जापानीज लोग जो है चूंकि सी फूड काफी ज्यादा खाते हैं, वो इसको भी खाते हैं, तो इसको जापानीज से बोला जाता है एबी। एबी। आगे मूव ऑन करते हैं। ओ, ये जैसा इंग्लिश में है वैसा ही जापानीज में है। एग्जाम्पल गिवन है हमारी मर्द को जापानीज में बोला जाता है ओतोको। ओतो को हम मर्द को कहते हैं जापानीज में। अच्छा यहाँ पर अब क्या होगा, मैं इन सारे वर्ड्स को आपके सामने दोबारा प्रोनाउंस करूंगा, आपने इन्हें गौर से सुनना है कि मैं किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूं। जब मैं इन्हें प्रोनाउंस कर लूंगा उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप सब भी इन्हें प्रोनाउंस करें अपना माइक ऑन करके। सबसे पहले आकाई। आकाई। इनोची। इनोची।
उमा, उमा। ए बी, ए बी। ओतोको, ओतोको। चलिए कोशिश करें, आप भी अपना माइक ऑन करें और इसे प्रोनाउंस करें। कोई भी आपकी करेक्शन होगी इंशाल्लाह मैं खुद आपको करेक्ट कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करें, माइक ऑन करके इन्हें प्रोनाउंस करें। आकाई, आकाई, इनोची, उम्मा, एबी, ओतोको। यस, माशाल्लाह आपने काफी अच्छा पढ़ा है। आकाई, हम्म। से आकाई, इनोची, उम्मा, इबी, ओतोको। यस, आपने बिल्कुल सही पढ़े हैं पांचों। बस मैं कहूंगा कि ए बी के अंदर एक करेक्शन ये हो सकती है, आपने इसे ई बी नहीं पढ़ना। काफी लोग गलती करते हैं, वैसे पढ़ते हैं ई बी, आपने इसे ए पढ़ना है। जब भी आपका जापानीज में ये वाला लेटर आपके सामने आएगा ना, आपने हमेशा ए की आवाज ही निकालनी है, आप कभी भी इसे ई नहीं पढ़ेंगे। आकाई, इनोची, उमा, हम्म। यस, आगे। एबी, हम्म। ओतोको। यस, माशाल्लाह आपने बिल्कुल परफेक्ट पढ़े हैं। अब इसके आगे हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो होने वाले हैं जो हमारे जापानी से कुछ लेटर्स हैं, उनकी एग्जांपल्स को देखते हैं जरा। मैंने आपको ये बताया था हमारी मेन 5 साउंड्स तो सेम है, आ ई उ ए ओ, बस फर्क इतना होगा कि उससे पहले एक दो एक्स्ट्रा लेटर्स आ जाते हैं। जैसे अगर के आ जाए तो ये बन जाएगा का की कू के को। अगर जी आ जाए तो बन जाएगा गा गी गू गे गो। सा शी सू से सो, ना नी नू ने नो। पा पी पू पे पो एंड बा बी बू बे बो, यानी आपकी आवाजें वही सेम है, आ ई उ ए ओ, बस बस फर्क ये पड़ रहा है कि उससे पहले एक या दो एक्स्ट्रा लेटर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर सा के आगे डायरेक्टली शी क्यों आ रहा है, सा के आगे सी क्यों नहीं आ रहा जैसे बाकी लेटर्स के अंदर हो रहा है, ना नी नू ने नो पा पी पू पे पो। तो यहाँ पर वजह इसकी ये है कि जापानीज में आपका सी का कोई लेटर होता ही नहीं है। जापानीज में काफी ज्यादा ऐसी साउंड्स हैं जो आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे जापानीज में आपका ती भी एग्जिस्ट नहीं करता, जापानीज में आपका तू भी एग्जिस्ट नहीं करता, जापानीज में आपका एल भी नहीं होता। इसीलिए जो है काफी लोगों के नाम होते हैं, जैसे अगर किसी का नाम है अली, किसी का नाम है तो अली को उसे लिखना पड़ता है जापानीज में अरी। अगर किसी का नाम है लाइबा तो लाइबा को लिखना पड़ता है राइबा, एंड सो ऑन। जहाँ पर भी एल जापानीज में आ रहा होता है उसे वो आर से रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हमारी कोई ऐसी साउंड्स आएंगी जो जापानीज में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इंशाल्लाह उन साउंड्स के साथ साथ जो भी उनकी रिप्लेसमेंट है वो मैं खुद आपको बताऊंगा। ये जब हीरा का नाम करेंगे ना, जब आगे जाके हमारी हीरा गन आएगी, तो वहां पर इंशाल्लाह आपको डिटेल में इसका आइडिया हो जाएगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं जो हमारी नेक्स्ट सेट ऑफ साउंड्स हैं उनकी तरफ। इनको भी जरा गौर से आप सुनिएगा, उनके अंदर से एक साउंड ऐसी है जहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है इशू होता है। सबसे पहले ये करते हैं रोमन लेटर का। काफी सिंपल सी इसकी आवाज है। मच्छर को हम जापानीज में बोलते हैं का। ठीक है, इसके आगे मूव ऑन करते हैं शी। एस एच डबल ई, शी की आवाज है। और इसे हम क्या कहते हैं, टू नो, जानने को हम जापानीज में बोलते हैं शीरू। कोई भी चीज आप जानते हैं, जैसे किसी का सवाल का जवाब आप जानते हैं, किसी शख्स को जानते हैं, कोई भी चीज जानते हैं, आप उसे जापानीज में शीरू कह सकते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं। ये जो लेटर है ना त्सु, मैं इसकी बात कर रहा था, ये ऐसा लेटर है जो ना तो आपका उर्दू में पाया जाता है ना ही इंग्लिश में पाया जाता है। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, जरा इसको आपने गौर से सुनना है और आपने देखना है कि मैं इसे किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे इसको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे अरबी और उर्दू में जो आपका ते का लेटर होता है, आपने पहले ते की आवाज निकालनी है। लेकिन ते की आवाज निकालते हैं आपने अपने दांतों को खोलना नहीं है, दांतों को आपने बंद ही रखना है, दांतों को बिल्कुल एक साथ आपने जोड़े हुए रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सू की आवाज निकालनी है। सू की आवाज के एंड पे जाते हुए आपके दांत खुल जाने चाहिए। तो ये पढ़ा जाएगा सू, सू। शुरू में आपके दांत बंद होने चाहिए यहां पे, और एंड में जाके ऊ पे आपके दांत खुलने चाहिए। तो ये पढ़ा जाएगा सू, सू। बिल्कुल छोटी सी ते की आवाज होगी, उसके आगे जाकर ये सू पढ़ा जा रहा होगा, तो आप इसे पढ़ेंगे मिला के सू, सू। अब मैं इसकी जो एग्जांपल है उसको भी आपके सामने प्रोनाउंस कर लेता हूँ। क्रेन बर्ड एक बर्ड की किस्म होती है, लंबी चोंच वाला और लंबी गर्दन वाला। अगर कोई देखना चाहे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं क्रेन को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुरु, सुरु, सुरु। नेक्स्ट है ने। ने आपने से पढ़ना है, आपने से नी नहीं पढ़ना। एग्जाम्पल गिवन है, बिल्ली को जापानीज में कहते हैं नेको, नेको। आगे मूव ऑन करते हैं फाइनल लेटर की तरफ, और ये है पो। पो को आपने किस तरह प्रोनाउंस करना है, यहाँ पर एग्जांपल गिवन है हमारी थाम पोपो। थाम पोपो आपने इसे प्रोनाउंस करना है। डैंडेलाइन एक फ्लावर की किस्म होती है, अगर कोई देखना चाहता है तो गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं। थाम पोपो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, थाम पोपो। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर मैं एन को एम में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एन के बजाय एम की आवाज आ रही है। देखिए ये रूल ना काफी सिंपल सा है। आपका ये तकरीबन हर लैंग्वेज में ये वाला रूल अप्लाई होता है। ये आपका उर्दू में भी होता है, ये आपका अरबी में भी रूल अप्लाई होता है। आप देखेंगे अरबी में जब भी आप जैसे कोई अगर कुरान की तिलावत करता है, आप देखेंगे अगर आपके कोई वर्ड्स आते हैं जैसे मिम बैती, मिम बैनी, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि नून के आगे चूंकि बा आ रहा होता है, वहां पर नून को हम मीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। रूल ये है, ये रूल अपने पास आप लाजमी लिख भी लें। रूल ये है कि जब एन के आगे, जब भी आप जापानीज में एन का लेटर देखते हैं, अगर उसके आगे पी आ जाए या फिर बी आ जाए, आपने एन की आवाज को कन्वर्ट कर लेना है एम की आवाज में। ये एक सिंपल सा रूल है। ये आपने जो है इसे बस याद रखना है, तो आपको इंशाल्लाह कोई इश्यूज होने नहीं चाहिए। उर्दू में भी ऐसा होता है कि उर्दू में अगर आपका कोई वर्ड है जैसे चंबेली, चंबेली के अंदर क्या हो रहा है, नून के आगे बे आ रहा है, तो आप नून की आवाज को मीम में कन्वर्ट करें। आप उसे चनबेली नहीं पढ़ रहे, आप उसे पढ़ रहे हैं चंबेली। ये काफी नेचुरल सा ही होता है, अगर आप उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश भी करें ना, तो आपका बिल्कुल जुबान पे मैं कहूंगा इसका फ्लो काफी नेचुरल सा होता है, नेचुरली आपकी एम की आवाज ही आनी चाहिए। अब क्या होगा, अब इन सारे वर्ड्स को मैं एक दफा दोबारा प्रोनाउंस करूंगा, गौर से आपने सुनना है कि मैं इन्हें किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूं, उसके बाद आपने भी इन्हें प्रोनाउंस करना है, ताकि आपकी भी डे वन से प्रोनाउंसिएशन बेहतर होना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले का, का, शीरु, शीरु, सुरु, सुरु, नेको, नेको, एंड थाम पोपो, थाम पोपो। चलिए कोशिश करें आप भी अपना माइक ऑन करें और इन सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करें। कोई भी आपकी करेक्शन होगी इंशाल्लाह मैं खुद आपको बता का, दूंगा। का, शीरू, का, शिरु, सिरु, नेको, तामपोपो। यस, एक्सेलेंट। का शिरु सुरु नेको ताम्पोपो। यस, एक्सेलेंट। का, शिरु, शीरू, सुरु, सूरू, नेको, नेको, तामपोपो। तनपोपो। यस, मसाला आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। और देखें, यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी दलील है इसकी कि जापानीज की प्रोनाउंसिएशन कितनी बेसिक है। अब यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना, मैं आपको इंशाल्लाह एंड में जाके इंग्लिश का वर्ड आपको दिखाऊंगा भी, कि अगर किसी ने मास्टर्स भी किए हो ना इंग्लिश में, तो वो भी इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में फंस जाते हैं। चलिए उससे पहले आगे हम मूव ऑन करते हैं, जापानीज में देखते हैं। अब ये हमारा एक नया रूल आने वाला है, यहाँ पर काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें इश्यूज होते हैं, और काफी जो है ये डिस्कस किया भी नहीं जाता यूजुअली। मैंने खुद देखा है एंड में जाके भी लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहे होते हैं। वो है जब आपके जापानीज में लेटर्स आपके डबल होते हैं। स्पेसिफिकली जो पहले जापानीज के 5 लेटर्स हैं, आ ई उ ए ओ, जब उनको डबल किया जाता है तब उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। जैसे अगर आपका आ है, अगर आ का लेटर आपका डबल हो जाता है तब हम वहां पे क्या करेंगे। अगर आपका ई का लेटर डबल हो जाता है वहां पे क्या करेंगे। ए का लेटर डबल हो जाता है वहां पे क्या करेंगे। वैसे है तो काफी सिंपल सा ही है, आपने आ की आवाज को लंबा कर लेना है, ई की आवाज को लंबा कर लेना है, ए की आवाज को लंबा कर लेना है, एंड सो ऑन। जरा इसको देख भी लेते हैं किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले अगर आपका आ का लेटर हो जाता है डबल, तो वहां पर आप करेंगे ये कि आप अपनी आ की आवाज को डबल लंबा कर लेंगे, आप उसे खींच लेंगे। किस तरह, आप ऐसे पढ़ेंगे आ, ठीक है, इस तरह आपने उसे लंबा कर लेना है। और अगर आपके आ के आगे ये वाला डैश आता है, डैश का मकसद जापानीज में क्या होता है, डैश का भी यही मकसद होता है कि आपकी आ की आवाज डबल हो रही है, लंबी हो रही है। इन दोनों को सेम ही तरीके से प्रोनाउंस किया जाएगा। आ के आगे डैश आता है वो भी सेम है, अगर आ के आगे दोबारा आ जाता है उसका भी यही मकसद है कि आ की आवाज को लंबा कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हमारी, इन्होंने बताया हुआ है कि अम्मी को, वैसे अम्मी को ना जापानीज में बहुत अलग अलग अल्फाज हो सकते हैं। जैसे हम जो है हाहा भी कह सकते हैं, हाहा हुए भी कह सकते हैं, हाहा ओया भी कह सकते हैं, हम जो है खा चाम भी कह सकते हैं। काफी अलग अलग अल्फाज होते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक अल्फाज है ना, ओखा सांग, वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओखा सांग। देख रहे हैं ना आपके, मैं खा को कितना ज्यादा लंबा कर रहा हूँ और सान को मैंने कितना छोटा पढ़ा है। तो जब भी जापानीज में आपका आ डबल हो रहा होगा, आपने अपनी आवाज को भी कर लेना है डबल, आप इसे पढ़ेंगे ओखा सान। चलिए नेक्स्ट लेटर पे मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट लेटर में भी यही हो रहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लेटर की तरफ मूव ऑन करूं, आप सबने क्या करना है, आपको जो है इसका आइडिया होगा कि जूम की ना एक 40 मिनट की लिमिट होती है मीटिंग की। तो अभी हमारी आधी क्लास रहती है पूरी, आधे मिनट की, आधे घंटे की क्लास रहती है। तो आप सबने क्या करना है, एक दफा आपने क्लास को लीव करना है और आपने क्लास को रीज्वाइन कर लेना है। मीटिंग को आपने लीव करके दोबारा रीज्वाइन कर लेना है। किस तरह रीज्वाइन करेंगे, उसी लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है जिसके ऊपर क्लिक करके आपने क्लास को ज्वाइन किया था, फिर आपकी क्लास रीज्वाइन हो जाएगी, फिर हम यहीं से ही अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कहीं आपने जाना नहीं है। अभी हमारी हीरा गाना भी रहती है, प्रोनाउंसिएशन के 2 रूल्स और रहते हैं इंशाल्लाह, इसे कंप्लीट करके क्लास को हमने एंड करना है। चलिए सारे आप क्लास को लीव करके रीज्वाइन कर लें, कहीं आपने जाना नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है।